हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए एक आत्मकथा का आनंद लिया जाए। हमारी इस आत्मकथा का नाम है मेरा बचपन। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि विद्यार्थी जीवन में मिलने वाले अवकाश के पल किस प्रकार बिताने चाहिए। खेलकूद में लगे रहकर या कुछ ऐसा करते हुए जो जीवन भर काम आए। किसी विषय में होशियार होने और किसी विषय में रुचि रखने, दोनों बातों में अंतर है। इस आत्मकांश के लेखक श्री लाल कृष्ण आडवाणी को अपनी किशोरावस्था में क्रिकेट मैच देखने और अपनी कमेंट्री सुनने का बहुत शौक था, यानी कि उसकी कमेंट्री सुनने का उनको बहुत शौक था। कुछ समझ आने पर वे अपना खाली समय पुस्तकें पढ़ने में बिताना पसंद करने लगे। उस दौर में पुस्तकों में उन्हें जो कुछ पढ़ने को मिला वे आगे के जीवन में बेहद काम आया। तो आइए उनके विषय में जानें। तो कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान और गणित में अधिक अंक प्राप्त करते हैं, इसलिए वे सोचने लगे कि अधिक अंक दिलाने वाले इन विषयों में उनकी रुचि अधिक है। वास्तव में ये सच नहीं है। जैसे विद्यार्थी बड़ा होता है उसकी समझ बढ़ती है। वास्तव में उसकी रुचि क्या है? मेरे मामले में अपने कॉलेज के वर्षों में मुझे पता चला कि मेरी अंग्रेजी साहित्य में अधिक रुचि है। किसे? लाल कृष्ण आडवाणी जी को। सन 1942 में जब मैंने हैदराबाद, जो सिंध प्रांत में था, के दयाराम गिट्टुमल कॉलेज में प्रवेश लिया, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। शहर में स्थिति अशांत होने के कारण, अशांत यानी कि चारों तरफ अशांति का माहौल था। अशांत होने के कारण कॉलेज मुश्किल से ही सुचारू रूप से चल पाया, अर्थात रेगुलर कॉलेज जाना मुश्किल हो गया था और अधिकांश विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते थे। मैं अपना अधिकांश समय कॉलेज लाइब्रेरी में व्यतीत करता था और जिस पुस्तक को पढ़ने का मन करता उसे भुक्कड़ की तरह पढ़ डालता था, अर्थात बहुत ज़्यादा मेरे अंदर पढ़ने की लालसा थी। यही पुस्तकों से मेरा जीवन भर चलने वाला प्रेम अंकुरित हुआ, अर्थात प्रेम का अंकुर मेरे अंदर फूटा। मैंने 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक गल्प के प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न के सारे उपन्यास पढ़े। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ट्विस्टी थाउलेस, ग्रीस अंडर द सी, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आदि। ये उपन्यास उन तकनीकी आविष्कारों का वर्णन करने में काफ़ी भविष्यदर्शी और सही थे जो कई दशकों बाद अस्तित्व में आए। उदाहरण के लिए पेरिस इन द 20th सेंचुरी एयर कंडीशनिंग, टेलीविज़न आदि का उल्लेख करता है जो कि वर्न के समय अस्तित्व में नहीं थे। इसी प्रकार उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून 3 अंतरिक्ष यात्रियों के फ्लोरिडा से अंतरिक्ष के लिए रवाना किए जाने और उनके समुद्र पर उतर पृथ्वी पर लौटने का वर्णन करता है, जो अब 1969 के अपोलो 2 की यात्रा का लगभग पूर्व प्रदर्शन जान पड़ता है। कॉलेज की लाइब्रेरी में ही मैंने जो उपन्यास उन दिनों पढ़े थे उनमें से बहुत से उपन्यासों पर फिल्में बन चुकी थी और बाद के वर्षों में उन्हें देखने का कोई अवसर मैं छोड़ता नहीं था। मैं स्कूल में भी पुस्तकें पढ़ा करता था, परंतु उस समय मुझे सबसे ज़्यादा शौक क्रिकेट का था। मैं कोई असाधारण खिलाड़ी नहीं था, परंतु AFS तैयार खान की टेस्ट क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी और हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यूरोपियन एवं शेष 11 के बीच मुंबई में होने वाले अत्यंत लोकप्रिय पंचकोणीय मैचों की रेडियो कमेंट्री बड़े चाव से सुना करता था। इस पंचकोणीय टूर्नामेंट में हर वर्ष फाइनल मैच निरपवाद रूप से हिंदू और मुस्लिम टीमों के बीच ही होता था और वह उसी उत्तेजना एवं लगन से खेला जाता था जैसे इन दिनों हम भारत और पाकिस्तान की टीमों को टेस्ट या एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेलते हुए देखते हैं। रेडियो पर तलियार खान की आवाज़ जादुई लगती थी और बहुत से क्रिकेट प्रशंसकों की तरह मैं भी कमेंट्री की उनकी शैली का भी उतना ही प्रेमी था जितना कि क्रिकेट मैच का। मैं अक्सर उनके द्वारा दिए गए खेल के विवरण यानी कि कमेंट्री, उनका विस्तार से बोलना, खेल के विवरण और विश्लेषण की नकल करके अपने दोस्तों का मनोरंजन किया करता था। मुझे याद है कि मैंने एक बार स्कूल से भागकर कोई शौक पूरा किया था। उस दिन रेडियो कमेंट्री सुनने के बजाय मुझे सिंध और महाराष्ट्र की टीमों के बीच कराची में होने वाले रणजी ट्रॉफी का फाइनल मैच देखने का मौका मिला था। महाराष्ट्र टीम के कप्तान DB देवघर थे जो 100 वर्ष तक जिए। उसी मैच में मैंने विजय मर्चेंट, वीनू माकंड तथा सिंध के नाउमल और MJ मोबेद जैसे महान खिलाड़ियों को खेलते देखा।
मैं स्कूल में एक शरारती विद्यार्थी नहीं था, परंतु जब वर्ष 1943 में हम हैदराबाद में थे तब अपनी दादी के साथ एक शरारत की थी। सिंध के उस भाग में गर्मी के महीनों पर पारा बहुत ऊपर चला जाता था और महिलाएं अपने घरों के अहातों में पारंपरिक झूलों पर सोती थी। मुझे याद है कि तापमान 119 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। दोपहर में मेरी नानी हाथ में पंखा झलकर खुद को ठंडक पहुंचाती और सोने के उद्देश्य से ऊँघने लगती थी। उस दिन वह सोने ही वाली थी कि मैंने चुपके से पंखा उनके हाथ से छुड़ा लिया और उनके स्थान पर उनके हाथ में दातुन पकड़ा दी। उनका हाथ पहले की तरह चलता रहा, परंतु जब उन्हें ठंडक नहीं मिल पा रही थी तब वह अचानक जाग गई और मेरी शरारत पकड़ी गई। उस दिन वह मुझसे बहुत नाराज़ हुई। अपना कृत्य मुझे खुद बुरा लगा और ऐसी शरारत मैंने दोबारा किसी के साथ नहीं की। स्कूल जाना मुझे कभी उबाऊ नहीं लगता, इसलिए मैं उस प्रकार का विद्यार्थी नहीं था जो किसी अनपेक्षित छुट्टी की वजह से स्कूल बंद हो जाने पर खुशी से नाच उठते हैं। फिर भी साल में एक मौसम ऐसा आता था जब स्कूल के बंद हो जाने पर मौज करने की अपनी बाल सुलभ प्रकृति को मैं रोक नहीं पाता था। अर्थात जब छुट्टियां पड़ती थी तो मैं भी और बच्चों की तरह रोचक हो जाता था और खूब मस्ती किया करता था। कराची में वर्षा बहुत कम होती थी, पूरे मौसम में अधिकतम 5 इंच। मानसून के दौरान आकाश में बादल घिर आते थे, परंतु वे बादल बरसते बहुत कम थे। इसलिए जब कभी बारिश की फुहार भी पड़ती थी तो हम लड़के खूब मस्ती करने लगते थे। ऐसे अवसर पर हमारी मस्ती देखने लायक होती थी। इसका एक कारण यह भी था कि स्कूल प्रबंधन उस दिन की छुट्टी घोषित कर देता था ताकि विद्यार्थी बारिश की फुहारों का खुलकर आनंद उठा सके। मैं हर रोज़ साइकिल से स्कूल जाया करता था। लगभग 2 मील की दूरी 15-20 मिनट में तय होती थी। उन दिनों जब शहर को विरले ही फुहारों का वरदान मिलता था, यह जानते हुए कि स्कूल बंद होगा, मैं साइकिल से सेंट पैट्रिक्स जाया करता था, केवल उस घोषणा का आनंद लेने के लिए जो मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में बोर्ड पर लिखी होती थी, वर्षा के कारण आज स्कूल बंद है। तो बच्चों, ये थे लाल कृष्ण आडवाणी। आइए इनका लेखक परिचय भी जान ले। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। पाकिस्तान देश के निर्माण के बाद उन्हें भारत में आकर बसना पड़ा। 24 वर्ष की आयु में आप सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। 4 बार राज्यसभा और 6 बार लोकसभा के सदस्य चुने गए। राजनीति में होते हुए आप अनेक पदों, सूचना और प्रसारण मंत्री, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कई वर्षों तक आप लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। वर्ष 1999 में आपको सर्वोत्तम सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी आत्मकथा आपने इस पाठ के जरिए समझी। तो आप भी लाल कृष्ण आडवाणी को जान गए होंगे इस पाठ के जरिए। इनके बारे में और विस्तार से जानकारी आप एकत्रित कीजिए, क्योंकि इनके बारे में जानना आपके लिए भी आवश्यक है। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।